आराधना कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी 5th सेम के बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका पेपर है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। जो एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। इससे पहले वीडियो में यूनिट नंबर 1, 2, 3 के बारे में बता दिया था, इनके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जिनके अंदर ए पार्ट और बी पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे इनके बारे में। ठीक है, तो 4 यूनिट के अंदर जो मेन टॉपिक है वो है सूक्ष्म परिवर्तन। पहला टॉपिक है सूक्ष्म परिवर्तन, माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब ये होता है कि प्लांट का कोई भी सूक्ष्म भाग लो, तना, जड़, पत्ती है इनके अंदर कोशिकाएं, ऊतक है, इनसे इनके ऊतक संवर्धन करके एक नया पादप तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, सूक्ष्म परिवर्तन के अंदर पादप का कोई छोटा भाग, ये पार्ट के अंदर परिभाषा पूछते हैं, जिसमें पादप का कोई छोटा भाग चाहे ऊतक हो सकता है, कोशिका, इनको लेकर एक इनसे नया पादप तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, इनकी विधियों की बात करें, डी पार्ट के अंदर क्वेश्चन आता है, डी पार्ट के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन की विधियों के बारे में लिखिए। तो 2 विधियां हैं, एक तो है कक्षस्थ, पहली है कक्षस्थ कलिकाओं के पुनरुद्भवन द्वारा, दूसरी विधि है अपस्थानिक, और 3 विधि है इनके अंदर, अपस्थानिक कलिकाओं की कर्तोत्को परिवर्ती द्वारा, और तीसरी विधि है इनकी, वो है कायिक भ्रूणोद्भवन। ठीक है, एग्जाम के अंदर बी पार्ट का क्वेश्चन आ जाए कि सूक्ष्म परिवर्तन किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विधियों के बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है कक्षस्थ कलिकाओं के पुनरुद्भवन अपस्थानिक कलिकाओं के कर्तव्य के द्वारा करते, एक कायिक भ्रूणोद्भवन के द्वारा। ठीक है, इनके करने के मुख्य 4 चरण होते हैं। चरण की बात करें, चरण नंबर 1, 2, 3 और 4। इन 4 चरण के बाद इनका एक नया पादप तैयार किया जाता है। ठीक है, आपको सूक्ष्म परिवर्तन से क्या लाभ है करोगे तो सूक्ष्म परिवर्तन के लाभ, ये भी बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म परिवर्तन के महत्वपूर्ण या लाभ, या इनका इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट, या फिर इनका महत्व क्या है। पहला महत्व है एक साल में अधिक पादप तैयार करना। ठीक है, दूसरा महत्व है छोटे कर्तों व कम समय में पादप तैयार करना। तीसरा लाभ होगा इनका स्वस्थ व रोग रहित पादप तैयार करना। चौथा हो जाएगा एक लिंगी पादप का गुणन। पांचवा हो जाएगा शोभाकारी पादप तैयार करना। ठीक है, तो जो सूक्ष्म परिवर्तन है इनके अंदर 4-5 इनके अंदर महत्वपूर्ण लाभ है। एक तो एक साल में अधिक पादप तैयार कर सकते हैं, 1 से अधिक। दूसरा है छोटे कर्तव्य को व कम समय पादप तैयार करना। तीसरा स्वस्थ व रोग रहित पादप तैयार करना। चौथा एक लिंगी पादप का गुणन, मतलब एक लिंगी जिसके अंदर मेल या फीमेल है, इनका मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं अपन। 5वां शोभाकारी पादप तैयार करना। ठीक है, ये तो इनके लाभ। तो सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में इतना ही पढ़ना है।
ठीक है, इनका होते क्या, इनकी विधि, इनके चरण और इनके बारे में इनके लाभ। तो बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन आता है। ए पार्ट के अंदर इनकी परिभाषा पूछते हैं, बी पार्ट के अंदर आ जाए तो आप इनको डिटेल में दिखाएं। दूसरा है कायिक कॉलोनी, टॉपिक कायिक कॉलोनी, विविधताएं, सोमा कॉलोनल, वेरिएशन। ठीक है, कायिक कॉलोनी विविधता का मतलब ये होता है, अगर पादप उत्तक संवर्धन करते हैं, करने के बाद जब नया कोई पादप तैयार होता है, वो जो पहले वाला पादप था जो नेचर प्रकृति में उगता है, इनके और नए वाले पादप के अंदर वेरिएशन आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सोमा क्लोन वेरिएशन। ये उत्पन्न होने का कारण कैलस के अंदर, जो कैलस के अंदर दिखाई देते, कैलस के अंदर उत्पन्न होने का कारण, ये इंपॉर्टेंट है। कायिक कॉलोनी विविधता परिभाषा पूछेंगे एग्जाम के अंदर, ए पार्ट के अंदर। बी पार्ट का क्वेश्चन आए तो इनके अंदर उत्पन्न होने का कारण क्या है। पहला कारण तो ये होगा गुणसूत्रों का विचलन, ठीक है, गुणसूत्र इधर उधर हो सकते हैं। दूसरा है जीन परिवर्तन। तीसरा है कोशिका द्रव्य, जीन उत्परिवर्तन। चौथा हो जाएगा जीन परिवर्तन द्वारा। पांचवा हो सकता है स्थानांतरण तत्वों द्वारा। छठा है समसूत्री जीन विनिमय द्वारा। ठीक है, तो सोमा कॉलोनी या कायिक कॉलोनी विविधता है, इनके जो उत्पन्न होने का कारण है वो है गुणसूत्र का विचलन हो सकता है। मान लो कि हल्का गुणसूत्र है वो इधर उधर हो जाए। जीन परिवर्तन हो सकता है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन। कोशिका द्रव्य जीन उत्परिवर्तन, कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मैटर या कोशिका द्रव्य है इनके अंदर उत्परिवर्तन होगा, हो सकता है। जीन परिवर्तन स्थानांतरण तत्वों के द्वारा या समसूत्री जीन द्वारा। तो ये भी पार्ट के अंदर क्वेश्चन आता है, इनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इनके अंग जनन। अंग जनन, अंग जनन का मतलब पादप उत्तक संवर्धन के अंदर किसी अंग का निर्माण करवाना, चाहे जड़ है, तना है, पत्ती है, इनका। ठीक है, उसको बोलते हैं अंग जनन। पादप में जड़, तना, पत्ती का निर्माण करवाना। इनकी परिभाषा अंग जनन की पूछ सकते हैं। इनके अंदर बी पार्ट का बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको याद करना है। तो ए पार्ट की परिभाषा, बी पार्ट के अंदर इनका बड़ा क्वेश्चन कि जड़, तना, पत्ती कैसे निर्माण करवाते हैं। इनके अंदर इनकी दो विधियां हैं, दो विधि है निर्माण करवाने की। एक तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष अंगोद्भवन, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा विधि है अप्रत्यक्ष अंगोद्भवन, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अंग जनन की दो विधि है, पहली डायरेक्ट प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब मान लो कोई अंग का निर्माण करवाना है, ठीक है, तो सबसे पादप का कर्तव्य तक लेते हैं, इसको संवेदन माध्यम में रखते हैं, और संवेदन माध्यम के अंदर इनके लिए दो हार्मोन काम में आते हैं, प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अगर संवेदन माध्यम दोनों मिले हुए हैं, जिनकी मात्रा ज्यादा है, मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मात्रा, ये निर्भर करती है। अगर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है तो जड़ का निर्माण होगा, साइटोकाइनिन मात्रा ज्यादा है तो तने का निर्माण होगा। दोनों को बराबर है तो जड़ और प्रो का समान मात्रा में निर्माण होगा।
डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि संवर्धन माध्यम पहले से मिला हुआ है हार्मोन, उसको डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष, पहले इनका कैलस का निर्माण करो, कैलस का निर्माण करवाने के बाद इनके अंदर हार्मोन डालो, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, और जिसका भी पादप के भाग का निर्माण करवाना है उसको बोलते हैं अंग जनन। ठीक है, दो विधि है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब है अंग जनन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो अंग जनन को प्रभावित करते हैं? पहला कारक है कर्तोत्तक का स्रोत, दूसरा है कर्तोत्तकों का आमाप, तीसरा है प्रकाश, चौथा है ऑक्सीजन, पांचवा है पीएच का मान, और छठा है पादप हार्मोन व विटामिन। ठीक है, बी पार्ट के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि अंग जनन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है कर्तोत्तक का स्रोत, कर्तोत्तक का आमाप, प्रकाश, ऑक्सीजन, पीएच का मान व इनका पादप हार्मोन तथा इनके अंदर जो भी विटामिन मिला जाते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, ये हो गया अंग जनन। अब इनका एक और टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के बारे में इनकी डेफिनेशन प्लस 2 से 3 क्वेश्चन बड़े बनते हैं बी पार्ट के अंदर। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब ये होता है, अगर कोई कोशिका है पादप की, उस पादप की कोशिका में से कोशिका भित्ति है, अगर इनको हटा दिया जाए और पीछे जो भाग बचता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो इनकी परिभाषा याद करनी है आपको ये पार्ट के अंदर। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करना, मान लो कि प्लांट की सेल है, उस प्लांट की सेल इनकी कोशिका भित्ति है, अपने कोशिका भित्ति हटानी है, हटाने के बाद जो भाग बच्चे रहता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इनको आइसोलेशन मतलब इनकी कोशिका भित्ति हटाने के लिए अपने पास 2 मेथड हैं, एक तो भौतिक विधि, एक है रासायनिक विधि। भौतिक विधि के अंदर जिसके अंदर अपने सेल को काटना पड़ता है चाकू या किसी के द्वारा, और काटने के बाद प्रोटोप्लास्ट को अलग करो। दूसरी रासायनिक विधि जिनके अंदर एंजाइम डाले जाते हैं। पादप की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन की बनी होती है। इनको डिसॉल्व करने के लिए इन्हीं का एंजाइम डालना होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिनेज, जिनके द्वारा इनकी कोशिका भित्ति हट जाएगी और पीछे बाद प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। तो इनकी जो विलग्न करने की विधि, प्रोटोप्लास्ट विलग्न करने की विधि, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन 2 विधि है। बी पार्ट क्वेश्चन आता है, पहली है भौतिक, दूसरी विधि है इनकी रासायनिक या एंजाइमेटिक। ठीक है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंदर हम रसायन काम में लेते हैं, जिनके अंदर एंजाइम है, वो है सेलुलोज, दूसरा है हेमिसेलुलोज, तीसरा है पेक्टिनेज। ठीक है, और इनके अंदर जो चरण है वो है विधि एक चरण, और दूसरा है द्विचरण विधि। ठीक है, रसायन के द्वारा अगर कोशिका भित्ति को पृथक करना है, जिससे मुख्य रूप से एंजाइम काम में लेते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिनेज, इनको करने के लिए 2 विधि, एक चरण विधि, एक द्विचरण। एक चरण का मतलब
प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करने के लिए जो अपना सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सभी एंजाइम एक ही बार डाल दो और इसमें प्रोटोप्लास्ट रख दो, ठीक है, वो तो एक शरण। दूसरी शरण, पहले पैक्टिन डालो पैक्टिन पेट के अंदर, इसके बाद इनके अंदर सेलुलोज डालो सेलुलेज, तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं द्विशरण विधि, ठीक है। तो आइसोलेशन की विधि जिसके अंदर बी पार्ट का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिखना है भौतिक विधि व रासायनिक विधि। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट अगर पृथक कर दिया, ठीक है, मान लो बाहर निकाल दिया, वो अगर वाइबल है कि नहीं, अगर आगे प्लांट बनाएगा कि नहीं बनाए, उसको बोलते हैं इनकी वाइबिलिटी टेस्ट करनी होती है। प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी टेस्ट, आगे इनका वाइबल होगा कि नहीं होगा वो चेक करने के लिए अपने पास इनके टेस्ट करने के लिए अलग केमिकल होता है। एक होता है एफडीए, दूसरा होता है फिनोसैपरेनिन, तीसरा है सीएफडब्ल्यू, चौथा है इवांस ब्लू, पांचवा है साइक्लोसिस, छठा है साइंटिफिकस, ठीक है। 5 होते हैं मुख्य रूप से, एफडीए, फिनोसैपरेनिन, सीडब्ल्यूएफ, सीएफडब्ल्यू, इवांस ब्लू और साइक्लोसिस, जिनके द्वारा अपन इनकी वाइबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये भी बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको याद करना है, जिसमें के अंदर आपको इनके नाम लिखने हैं। और ये पार्ट के अंदर आता है कि इनके केमिकल का नाम लिखे, तो आपको ये नाम लिखना है। इसके बाद है प्रोटोप्लास्ट को प्यूरिफिकेशन, प्रोटोप्लास्ट को साफ करना। और प्रोटोप्लास्ट इसमें क्या, एक तो सैंटिफिकेशन कर दो और दूसरा है फिल्ट्रेशन। प्रोटोप्लास्ट को अगर साफ करना, मतलब साफ करना है, साफ करने की दो विधि, एक तो इनका सैंटिफिकेशन करो, दूसरा है फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से इनको सान दो। इसके बाद है ये बी पार्ट, ए पार्ट का क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लास्ट को साफ करने की विधि। इसके बाद इनका फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, फ्यूजन के लिए अपने पास दो प्रोटोकॉल अलग अलग है, इनको आपस में संकरण करवाना है, वो कहलाएगा फ्यूजन। ये भी बी पार्ट का क्वेश्चन है, जिनके अंदर आपको अलग अलग केमिकल दे रखे, एक तो है Ca+2 pH 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर 30 मिनट तक रखते हैं तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो जाएगा। दूसरा सोडियम नाइट्रेट है, प्लस इसमें 10% सुक्रोज मिला लो, दोनों मिलाने से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन हो जाएगा। तीसरा है Pg प्लस कैल्शियम आयन और pH 9 से 10, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन हो जाएगा। चौथा है इलेक्ट्रोफ्यूजन, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट दो। तो फ्यूजन की चार विधि है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, पीजी और इलेक्ट्रोफ्यूजन। इसके बाद ये बी पार्ट का क्वेश्चन आएगा। अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट, एक बी पार्ट का क्वेश्चन आएगा, प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने की विधि, जिसमें आपको प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के अलग अलग, एक तो होता है हैंगिंग ड्रॉप, दूसरा है लिक्विड ड्रॉप, तीसरा है फीडर लेयर, चौथा है को कल्चर और पांचवा है कैलस कल्चर, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के 5 मेथड है, हैंगिंग ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, फीडर लेयर, को कल्चर व कैलस कल्चर। तो प्रोटोप्लास्ट के बारे में इतना ही है।
जिसमें आपको पी पार्ट का क्वेश्चन आएगा और ए पार्ट का क्वेश्चन, और इसके बाद लास्ट में कायिक संकरण, कायिक संकरण। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। कायिक संकरण के अंदर इनकी परिभाषा ए पार्ट में, ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में बी पार्ट के अंदर आएगा एग्जाम के अंदर। तो लास्ट टॉपिक है साइब्रिड। साइब्रिड का मतलब ये होता है एक का प्रोटोप्लास्ट जिनके अंदर केंद्रक है, दूसरे के अंदर केंद्रक नहीं होता है, और इनके बीच में संकरण करवाया जाता है, और ये कोई बी प्लांट है और कोई सी प्लांट बनेगा। जिनके अंदर मान लो नहीं है किसी के अंदर, तो इनके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, केंद्रक, उसको बोलते हैं साइब्रिड। इस साइब्रिड का लाभ है वो है तो बंधीयता दूर करना, दूसरा है शाकनाशी, एटेजाइन प्रतिरोधी बनाना पादप को, और तीसरा हो जाएगा निकोटियाना टेबेकम स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी, ठीक है। ये मुख्य रूप से 4 यूनिट के अंदर है साइब्रिड की परिभाषा। ये साइब्रिड के बाद बी पार्ट का क्वेश्चन आएगा, ए पार्ट के अंदर इनकी डेफिनेशन आएगी, बी पार्ट के अंदर पूरा लिखना होगा, जिसके अंदर साइब्रिड में एक प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर केंद्रक होता है, दूसरा प्रोटोप्लास्ट जिसमें केंद्रक नहीं होता है, दोनों का संकरण करवाया जाता है, और तीसरा कोई स्पीशीज प्राप्त होती है। इनके अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि कोई ऐसे प्लांट होते हैं, बंदी होते हैं, जिसमें केंद्रक फर्टाइल नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता है, उस प्लांटों के लिए। दूसरा शाकनाशी एजेटाइन जो इनके अगेंस्ट में प्रतिरोधी बनाते हैं पादपों को, और तीसरा है निकोटोनिया टेबोकम के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट में प्रतिरोधी बनाया है। ओके।